जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज क्लास 10th में नया चैप्टर क्या कहिए कि नया सब्जेक्ट ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आप देख रहे होंगे लगातार मैथ इस चैनल पे जो भी वीडियो हम डाल रहे थे लगातार मैथ, लेकिन मैथ अच्छा खासा दिन से पढ़ाती हैं और 10th वाले स्टूडेंट है तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हर एक सब्जेक्ट हम ही कवर कर लेंगे, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैथ और साइंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो लगा चलो मैथ और साइंस में जब ऑफलाइन वाले को प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं तो यहाँ भी बता देते हैं। और टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कह सकते हैं प्रकाश है, यह प्रकाश के परावर्तन है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये प्रकाश के जो परावर्तन है ये 10th में ही शुरू होता है या 10th में ही ख़त्म हो जाता है? तो नहीं, ये आपको पढ़ना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग छठे से 6th क्लास में पढ़ना है। 6th में थोड़ा सा प्रकाश पढ़े होंगे, हल्का सा प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। वही चीज़ फिर आपको पढ़ना होगा 8वां क्लास में, फिर यही चीज़ आप पढ़ रहे हैं 10th में, फिर जो 10th में बचेगा या जो छूटेगा वो 12th में कवर होता है। तो ऐसा नहीं है, साइंस में ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी एक क्लास को पकड़ लिए और उसी क्लास में हम परफेक्ट पूरा जानकारी हासिल कर लेंगे। जैसे आर्ट्स में एक हिसाब से बटा हुआ है, अगर आप पढ़ते होंगे तो इसी तरह से उसमें ही बटा हुआ है। छठा में आप देखिएगा तो 6th क्लास में आपको मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री, अगर आज पढ़ोगे तो। 7वां में मिडिएवल हिस्ट्री और 8वां आते हैं तो थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। तो हिस्ट्री भी बटा हुआ है, इसी तरह से ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब बांटा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो साइंस में भी वही बात है, लेकिन साइंस में एक चीज़ें रिपीट होती है, यह है कि रिपीट होता है। जैसे लाइट अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका ही नहीं मतलब है कि 10वें में है, 8वां में भी होगा, छठा में भी होगा। जैसे 9th में आप लोग पढ़ते हैं बल या घर्षण, तो ये सब चीज़ आप 8वां में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। हम ये सब चीज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि 10th में ही हमको भरपूर ज्ञान दे दीजिए, तो माफ़ कीजिएगा, एक सिलेबस होता है क्लास का, उस सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं जाने वाले। प्रकाश अच्छा खासा इसका कहा जाता है एक ब्रांच होता है ऑप्टिक्स। जैसे 10th लेवल में आप पढ़ते होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़िएगा कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है, जबकि यही चीज़ 12th में हम गलत साबित कर देंगे। प्रकाश वेव के रूप में गमन करती है। हाँ, प्रकाश का जो वेव होता है वह जिस पथ पर चलता है वो सीधे होता है। प्रकाश के चलने का पथ सीधे होता है, ही नहीं कि प्रकाश का वेग ऐसे 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 गया, लेकिन प्रकाश वेव के फॉर्म में चलता है। ये 12th में हम साबित कर सकते हैं, 10th में नहीं, क्योंकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन हम पैदा नहीं करना चाहते। डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 12th बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तो आज नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन का क्लास है, आज इंट्रोडक्शन ही चलेगा। जैसे इंट्रोडक्शन मतलब लाइट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, फिर लाइट की जानकारी देते देते आ जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जानकारी देंगे, सोर्स ऑफ लाइट कई तरह के वो बताएंगे। फिर आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ के बारे में हम बताएंगे। फिर प्रकाशीय माध्यम क्या ये बतलाएंगे। अब प्रकाशीय माध्यम कितने हिसाब से बटाते हैं, तो हो गया नेचर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी या पारगम्यता के हिसाब से। ठीक है, पारगम्यता मतलब होता है कि गुजरने के हिसाब से, पारगम्यता मतलब प्रकाश पार होगी उसके हिसाब से। एक हो गया प्रकृति के आधार पर समांगी, या दूसरा हो गया विसमांगी। इधर हो गया पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। उसके बाद किरण क्या है, फिर किरण पुंज क्या है, और किरण पुंज कितने तरह के होते हैं, ये सभी। तो आज का जो दायरा है वो इतने में सिमट के रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो अगर कहा जाए कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो नॉर्मली 6ठा या 7वां या 8वां वाला बुतरू यही बता देता है कि हम आँख से देखते हैं। तो क्या सिर्फ आँख का होना काफ़ी है? आपके पास आँख है और 10 बजे या 9 बजे रात का समय है, पूरा कमरा एकदम अंधेरा है, तो सिर्फ आँख है, क्या किसी चीज़ को देख लोगे? नहीं, सिर्फ आँख ही काफ़ी नहीं है, आँख के साथ साथ उस कमरे में प्रकाश का भी होना अनिवार्य है। प्रकाश का भी होना अनिवार्य है। बिना प्रकाश के हम कैसे देख सकते हैं किसी वस्तु को? यानी प्रकाश ही है जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि प्रकाश ही है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रकाश के कारण ही देख पाते, तो आँखें को बंद कर लें। देखिए, आँख भी और प्रकाश भी दोनों ज़रूरी है। दोनों के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आपके पास आँख है, सही सलामत है, लेकिन पूरा अंधकार है, कोई लाइट ही, एकदम थोड़ा सा भी उजाला नहीं, एकदम हल्का सा भी प्रकाश कहीं से नहीं आ रहा है, तो भी आप किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। जैसे मेरे पास तो यही है व्हाइट बोर्ड। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आँख है, मान लेते हैं किसी का आइज़ है, इस तरह से, तो आँख के सहारे आप इसको देख लीजिएगा, अच्छी बात है। जैसे आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, आपको मोबाइल में ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा, तो आँख से देख रहे हैं सर। सच बात तो यह है कि इस वस्तु से जब कहीं से भी प्रकाश आती है और इस वस्तु से टकरा कर आपके आँखों पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मार्कर रखे हुए हैं, तो मार्कर को हम अपने आँख से देख रहे हैं। एकदम सही है कि आँख से देख रहे हैं, लेकिन देखने में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो है प्रकाश। क्योंकि कहीं न कहीं से प्रकाश आते हुए, कहीं से भी प्रकाश आ रहा होगा, भले इसमें से प्रकाश नहीं निकले, कहीं से भी प्रकाश आ रहा होगा, इधर से उधर से, बल्ब से, सूरज से, जहाँ से भी, और वहाँ से आने वाली प्रकाश इस पर पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं पड़ा सर, तो ठीक है, दीवार पे पड़ेगा, दीवार से टकरा के यहाँ पे पड़ेगा, और इस पर प्रकाश पड़ने के बाद वही प्रकाश फिर कहाँ जाती है, हमारे आँखों पर, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। फिर यहाँ पर भी सवाल उठता है कि क्या आँख में चल जाने से देख लेते हैं? नहीं, आप मानव नेत्र में पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे कि सिर्फ आँख में जाने से वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। इससे होने वाली प्रकाश की किरणें आँख में जाए, और आँख में जाने के बाद कहाँ पर मिले? रेटिना पर। मतलब 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे मेन चीज़ है कि अभी अभी आपको सुनाई दिया रेटिना, और रेटिना कहाँ होता है? आँख में। तो आँख से देखते हैं? नहीं, प्रकाश से देखते हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। प्रकाश, आँख, रेटिना, ये सब चीज़ जब तीनों मिलता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश भी है, आँख भी है, लेकिन रेटिना सही से काम नहीं कर रहा, या आने वाली किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर रेटिना पर नहीं मिला, तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो जितना ज़रूरी प्रकाश है, उतना ही ज़रूरी आँख है, और सिर्फ आँख के होने से काम नहीं चलेगा। आने वाली प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से अगर आ रही है, किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, तो आँख में जब जाएगी तो उसका मिलना ज़रूरी है। कहाँ पर? रेटिना पर। जब तक रेटिना पर नहीं पड़ेगी, तब तक हम नहीं देख पाएंगे। ये रेटिना क्या होता है सर, वो भी हम पढ़ाएंगे। फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन क्लास है कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश कह सकते हैं कि एक प्रकार की अयांत्रिक ऊर्जा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, अयांत्रिक ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कैसे? देखो, ऊर्जा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और प्रकाश कार्य करती है। प्रकाश कार्य करती है कैसे? अभी गर्मी के दिन है, आप लोग देखते होंगे, ऊपर आप सोलर पैनल लगा दीजिए, सोलर प्लेट, देखोगे जितना ज़्यादा प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा, उतना ज़्यादा वो हीट होगा, और नीचे आपका बैटरी चार्ज होगा, अगर घर में लगा हुआ है तो, या बैटरी नहीं तो उस सोलर प्लेट से आप पंखा चला सकते हैं। मतलब पंखा चलाने का सबसे मेन फैक्टर कौन है? सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश सोलर प्लेट पे पड़ा, और सोलर प्लेट पे क्या हुआ कि वह जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, थोड़ा सा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल नहीं बोलेंगे, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हल्का सा ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पंखा में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे देखिए, यहाँ सूरज है और यहाँ पे सोलर प्लेट है, इस तरह से मान लो, सूरज से प्रकाश की किरणें यहाँ आती है, तो इसको तो हम लोग बोलेंगे सूरज से प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। जाहिर सी बात है, उस सौर ऊर्जा, यहाँ से मान लो तार निकाल लिए, तो ये हो गया सौर ऊर्जा, किस में कन्वर्ट हो गया? विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा कन्वर्ट हो गया विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा गया कहाँ पे भाई? पंखा में। मान लीजिए कि पंखा में गया, और ये पंखा चलने लगता है, मतलब अब विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा मतलब अब पंखा चलने लगा है, पंखा अब घूमना शुरू कर दिया है। तो पहले हुआ क्या कि सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, और वही विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, जिससे पंखा चलने लगा। तो पंखा अपने आप नहीं चला है,
पंखा मेन घुमाने का जो रीज़न है या पंखा जो घूमा है उसका मेन रीज़न है सौर ऊर्जा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या अयांत्रिक ऊर्जा है कहा जाए। अब अयांत्रिक ऊर्जा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर अयांत्रिक बोल देंगे तो फिर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अयांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो उसके लिए फिर 9th में जाना पड़ेगा। इसलिए ये ऊर्जा ही लिखो ना, किताब उताब में भी आपको ऊर्जा ही मिलेगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हम लिख देते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर लिख दीजिए, बोलते वक्त लिख नहीं पाते हैं। देखिए मेरे यहाँ PDF तो नहीं मिलेगा बाबू, माफ़ करना, PDF नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अगर हम पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, वो बोल के लिखा देंगे या बोर्ड पर लिख देंगे। ऐसा तो नहीं होता होगा कि बोल दिए, समझा दिए और बोल देते होंगे PDF दे देंगे हो। तो जब ऑफलाइन में वैसे नहीं करते तो कोशिश करो कि ऑनलाइन में वैसा नहीं करें। आज के समय में हुआ है क्या ना कि मोबाइल पर लोग पढ़ा तो देते हैं और PDF दे देते हैं, और PDF लेने के बाद तुम लोग PDF तह कर लेते हो, तह पे तह, तह पे तह, मतलब पूरा एक लेयर बना लेते हो PDF। क्यों PDF का लेयर ही क्यों बनाते हो? उससे अच्छा है कि आपके पास किताब है, किताब में सारी जानकारी दी हुई है, तो फिर PDF के सहारा क्यों लेते हो? अगर PDF मिलता भी है तो कोशिश करो कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं, आप खुद से लिखें। लिखने से ज़्यादा याद होता है, और हमको मालूम है कि यूट्यूब पे बोलने से ज़्यादा असर ये सब नहीं होगा जितना सामने बोलने से होता है। लेकिन सच तो यही है कि अगर आप लिखोगे तो याद होगा लिखने से। देखिए लिखने से फ़ायदा क्या होता है, अगर आप सुन रहे हैं तो पहला बात है, दूसरा सुनकर अगर आप लिख रहे हैं, पहले सुन रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं तो याद होगा, चौथा उसको रिपीट करेंगे तो याद होगा। लेकिन अगर PDF दे देंगे तो एक बार सुन लिए, दूसरा PDF मिल गया, PDF तो मिल ही गया, छोड़ो ना PDF तो है ही है, जब मन में होगा देख लेंगे। अब PDF रखल है, ना तो आपसे कोई पूछने वाला है, ना ही आप किसी को सुनाने वाले हैं। यूट्यूब पे होता जनरली यही है, ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब नहीं देखते हैं, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो हम भी देखते हैं। यूट्यूब पे लोग ऐसे ही करते हैं, PDF मिल गया, PDF है ही है बस। कभी कभार मन हुआ बौड़ा गए, एक आध दिन कोई कुछ बोल दिया, आज तो हम दिखा देंगे दुनिया को पढ़ के। एक दिन बैठे रात तक PDF पढ़ते, उससे क्या होगा? पर डे अपने हाथ से लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू करोगे क्योंकि यही लिखने वाला काम एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो PDF तो मेरे पास मिलेगा भी नहीं, और कभी भी भविष्य में अगर ऐसा सुविधा हो गया कि हम PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं तो भी हम नहीं करवाएंगे। हम पहले बोलते हैं PDF किसका प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे मैथ का है, बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना है तब PDF देंगे, न्यूमेरिकल बनवाना है तो हम PDF देंगे। अब इसके लिए क्या PDF देंगे जो याद करना है? तो लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे तो हम बोल देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। के डिस्टर्ब के लिए यार इधर। हाँ बोल रहे थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति पैदा करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। हम लिख भी देते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर, आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति पैदा करती है या अनुभूति उत्पन्न करती है। देखो जो लोग लिख लेते होंगे वो बोल देना, नहीं लिखते होंगे तो भी बोल देना। हमको लगता है कि ये लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं सुनकर भी तो कमेंट कर देना कि हमको सुनकर भी लिखने नहीं आता है सर, तो हम लिख देंगे। ऐसा लगता है कि लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में टीचर बोल देते हैं तो हम भी बोल देते हैं, थोड़ा बहुत टर्म अगर वैसा आएगा टेढ़ मेढ़ तो हम लिख देंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। अनुभूति मतलब क्षमता, एक प्रकाश ही है जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते, इसी कारण हमको अनुभूति होती है, आभास होता है, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जिसके कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। और आपके हिसाब से तो ये कहा जाएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक बात ये भी याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि वेव के फॉर्म में चलती है या तरंग के रूप में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग निर्वात में, अच्छा एक मिनट, प्रकाश का वेग, ऐसे वेग का तो पूरा जिक्र होगा अपवर्तन में, लेकिन फिर भी प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात मतलब क्या, वहाँ हवा भी नहीं हो, जहाँ हवा, क्योंकि हवा मतलब जैसे देखो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अब सूर्य से अगर प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो सूर्य से पृथ्वी के बीच में बहुत सारा वैसा जगह है जहाँ पे हवा नहीं है, जैसे ऊपर से आ रहा है सूर्य से। अब सूर्य से आते आते सूर्य के आसपास तो हवा नहीं होगा, वहाँ हवा नहीं होते हुए वहाँ से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच जाता है। यानी हवा अगर नहीं भी हो तो भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अरे किसी का भी प्रकाश, चाहे टॉर्च का हो, बल्ब का हो, प्रकाश बिना माध्यम के गमन कर सकता है। अब बिना माध्यम मतलब वही तो बोलते हैं प्रकाश का वेग निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर है, अगर किसी को किलोमीटर में बदलना होगा ना, कोई चाहेगा हम किलोमीटर में बदले तो उसको 1000 से भागा देना होगा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। तो जैसे ही 1000 से भागा देंगे हो जाएगा 3 × 10⁸ है और ये 3 गो, तो 8 गो और ये 3 गो कट गया तो 10 के पावर बच गया कितना, ऊपर 5 गो ने बचेगा और अब हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ मतलब 3 और कई गो जीरो, 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो मतलब कह दो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश का वेग ऐसे तो बोला जाएगा निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन किसी को बोलने में दिक्कत हो तो सीधा सीधे बोलो कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और हम 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में। इसका मतलब है कि प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब हवा भी नहीं हो, यानी प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है विद्युत, अब देखिए लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि वो दूसरा टॉपिक है। प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। अब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। 2-3 बातें प्रकाश के बारे में याद रखिएगा, 10th लेवल के आप स्टूडेंट हैं, 2-3 बातें याद रखना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर कहो कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्लीज़ यार ये साइंस है, हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि फिजिक्स का क्लास है, इसको दोगुना स्पीड पे मत देखना। अगर आप देख रहे हो, हमको मानते हो, अगर समझ में आए क्लास तो दोगुना स्पीड करके मत देखना। इसको होता है अधिकांश लोग दोगुना स्पीड करके देखोगे। फिजिक्स का क्लास है, इसको दोगुना स्पीड करके कभी मत देखना 2x पर। मैथ देख लेते हो, मैथ में 16x करके देखो, हम नहीं बोलेंगे। फिजिक्स को समझना है, थोड़ा दोगुना स्पीड मत करना, क्योंकि मेरे यहाँ PDF फैन है, हम अकेले सब कुछ करते हैं, रिकॉर्ड अपलोड सब चीज़ हम ही को करना है, तो उतना हम कर नहीं पाते हैं। समझ के याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात मतलब बिना माध्यम के भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्यों कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग? देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहा जाता है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिंदी में विद्युत चुम्बकीय
तरंग, ये क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक कमरा है, शीशे का कमरा है, अगर आप इसमें आपको बंद कर दिया गया, किसी लड़के को बंद कर दिया, तो जब हम बोलेंगे बंद कमरे के भीतर जो शीशा का बना हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए शीशे का कमरा है, पूरा चारों तरफ से शीशा से घिरा हुआ है, और अगर हम इसके अंदर से बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति बोलता है इसके अंदर से, तो आपको वो साउंड बाहर नहीं सुनाई देगा। साउंड बाहर नहीं सुनाई देगा मतलब, क्योंकि साउंड, अरे यार आपको साउंड सुनाई देने के लिए क्या होता है ना, कि जो हम बोले, जैसे ही हम बोलते हैं तो मेरे बोलने से यहाँ से साउंड जो निकला या फिर सांस जो निकला, इससे इसके आगे का जो माध्यम का कण है वह हिलता है, और माध्यम का कण हिलते हिलते आपके कानों तक जाता है, और कान के पर्दे को यहाँ पर हिट करता है, और वही कण कहो या फिर जो वाइब्रेशन है यहाँ से हिलते हुए आपके कानों के भीतर जाता है। तो अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है तो इसका मेन कारण है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, जहाँ पर कोई आदमी बोला था, वहाँ पे माध्यम के कणों में कंपन पैदा हुआ, और वह कंपन बढ़ते आपके कानों तक आया, तो आपको सुनाई दिया। अब जैसे बंद कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए पूरा बॉक्स की तरह, तो जो बेचारा बोलेगा वो माध्यम का कण, जैसे धूल हो, कण हो, हवा हो, जो भी हो, वो हवा टकरा के इसी के अंदर रह जाएगा, बाहर तो आएगा नहीं, इसीलिए आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो हम लोग कहते हैं कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करता है। माध्यम मतलब ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ठोस मतलब जैसे देखिए, कहते हैं कि दीवाल के भी कान होता है, दीवाल के कान नहीं होता है, तो पता चला कि दीवाल भी आदमी जैसे भी है, दीवाल के कान नहीं होता है। कहावत है कि दीवाल के भी कान होते हैं। कैसे? देखो, दो आदमी का घर सटा हुआ, अगर वो अपने घर में कुछ बात कर रहा है या ठोक ठाक कर रहा है, आप कान लगा के दीवार में सुनोगे ना, तो उसके घर में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है थोड़ा सा सुनाई देगा। जैसे दीवार के उस तरफ, मान लो कि घर के ताक झाक करना बंद करते हैं, मान लेते हैं अपने बारे में बात करते हैं, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है या दीवार है इसके पीछे, तो दीवार के पीछे अगर कोई ठक ठुक करेगा तो हो सकता है कि हमको ऐसे ही नहीं सुनाई दे, लेकिन अगर कान लगाएंगे ना तो साफ साफ सुनाई देगा। जैसे कि आप अपने घर में हैं, घर छोड़िए, घर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चौकी अगर है, चौकी तो आप लोग समझते होंगे, चौकी पटरे का जो होता है, चौकी पलंग। अब चौकी के 4 गो पौवा होता है, तो एक पौवा में आप कान सटाइए, और चौथा कहीं किसी कोना के पौवे में हल्का सा ठक 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 मारो, हल्का सा ठक ठक। अब वहाँ पे किसी से कहो हल्का सा मारो ठक ठक, वो हल्का सा मारेगा, लेकिन दूसरे पौवा में आपको पूरा एकदम साफ साफ सुनाई देगा। जैसे कि रेल का पटरी चलता है, तो अगर रेल दूर से ही आ रहा है और आप पटरी पे कान लगा के सुनिएगा तो 1 किलोमीटर दूर है ट्रेन, तो भी आपको सुनाई देगा। यानी ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए, चाहे ठोस या द्रव या गैस। रुको, ऐसा नहीं कि हम टॉपिक से भटक गए, हम सिर्फ ये समझा रहे हैं, होता होगा कि आप भटक गए, सर भटके नहीं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं, तो सिंपल से जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के गमन के लिए या प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं। आप आंसर किसी भी तरह से दीजिए, कीवर्ड्स सेम है, बिना माध्यम के भी प्रकाश गमन कर सकता है, इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो जवाब तो दे दिए, आप भी दे सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, हम ही रिपीट कर दे रहे हैं, वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब सवाल उठेगा तरंग क्या है, तो देखो फिलहाल अभी तरंग के ऊपर हम नहीं जाएंगे, कभी भी 9th का क्लास बताएंगे तो उसको देख लेना, वो टॉपिक रहेगा तरंग, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब तरंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो रफली आइडिया बता देते हैं। जैसे कहीं तालाब उलाब है, उसमें अगर आप पत्थर को छोड़ देते हैं तो देखते हैं गोल गोल सर्कल जैसा बनने लगता है। जैसे पूरा पानी है, पत्थर मारेंगे तो इससे पहले बनेगा,
ब्रिज जैसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, इसको तो हालांकि बोलते हैं डिस्टर्बेंस, विक्षोभ बोलते हैं। ये जो बड़ा बड़ा छोटा छोटा सर्कल देख रहे हैं, बोलते तो इसको विक्षोभ है, लेकिन विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, विक्षोभ आगे बढ़ता है। देखो जो सर्कल बनता है उसको बोलते विक्षोभ है, लेकिन विक्षोभ जब आगे बढ़ता है तो विक्षोभ का आगे बढ़ना ही तरंग कहलाता है। तो हम तरंग के टॉपिक पे नए थोड़ा सा बता दिए। हम ये बता रहे थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों है? क्योंकि प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन करता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो आप कह दीजिएगा वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। या वैसा तरंग जो बिना माध्यम के गमन करता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो दो टॉपिक तो आपका हो गया क्लियर। एक तो हो गया प्रकाश किसे कहते हैं, और दूसरा प्रकाश में ही एक छोटा सा, क्योंकि छोटा सा टर्म आया विद्युत चुंबकीय तरंग, वो भी क्लियर हो गया। अब ये सवाल उठता है कि हम किसी वस्तु को देखते कैसे? तो अभी बताएं कि आँख से, नहीं आँख से और लाइट से भी, मतलब आँख तो है लेकिन लाइट का भी होना चाहिए। देखिए वहाँ पे बल्ब जल रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे बल्ब जल रहा है, उससे लाइट इस पर आके पड़ा, इस मार्कर पे, और मार्कर से लाइट हमारे आँखों पर पड़ा, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो सवाल उठता है कि लाइट कहाँ से आता है? अरे लाइट जहाँ से भी आता हो, सूर्य से, तारों से, बल्ब से, लालटेन से, दिया से, भगजुगनी से, जुगनू से, जो आप बोलना चाहे, जिस भी वस्तु से लाइट निकलता है, प्रकाश निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्या नेक्स्ट जो टर्म है वो है सोर्स ऑफ लाइट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है प्रकाश स्रोत? देखिए पहले बात आप माइंड में सेट रखिएगा, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है या शस्त्र है, क्या है अभी बताइएगा। खैर हम तो शास्त्र नहीं बोलेंगे, विद्या बोलेंगे। यह एक ऐसी विद्या है जो कि किसी भी विषय या वस्तु के बारे में विशेष तथा क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान और एक क्रम से जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। क्या है, क्यों है, कैसे है। तो टर्म मतलब क्रम से पढ़ते जाइए, अच्छा रहेगा। जैसे अब आ गया प्रकाश स्रोत। अभी बोले ना कि किसी वस्तु से प्रकाश आती है और इस वस्तु पे जब टकराती है तब देख पाते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अरे ये तो डिफिनेशन बोल भी दिए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, हम तो बोल भी दिए। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, या वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है। देखो निकलता है निकलती है में हमको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम ज़्यादा करके पढ़ाते इंग्लिश मीडियम में 99%। ये तो यूट्यूब पे हैं तो हिंदी भी हम पढ़ा रहे हैं, और 10th में तो हिंदी में पढ़ाना है ना भाई, क्योंकि 10th में तो तुम हिंदी में लिखोगे, इसलिए आती आता में कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए माफ़ कर देना हमको। प्रकाश स्रोत क्या है लिख लीजिएगा। हम फिर से रिपीट करते हैं, वैसा वस्तु या वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है। वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्वतः मतलब क्या? स्वयं से। स्वयं से, इस स्वयं का मतलब क्या है? जैसे इस मार्कर को देख रहे हैं तो इससे भी प्रकाश निकल रहा है, तभी तो हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं, लेकिन स्वतः नहीं निकल रहा है। इस वस्तु पर, इस मार्कर पे पहले कहीं से प्रकाश आया होगा। कहाँ से? तो बल्ब से। अब बल्ब में कहाँ से प्रकाश आया होगा? तो बल्ब का तो खुद का प्रकाश है। तो यही तो बोल रहे हैं कि वैसा वस्तु जिसमें से स्वयं प्रकाश निकलता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हाँ बल्ब बंद कर दे, फिर भी आप हमको देखोगे। क्यों? क्योंकि इधर से, उधर से, यहाँ वहाँ से, हर जगह से लाइट आएगा, मतलब प्रकाश आएगा, और वो प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा और फिर यहाँ से टकरा के मोबाइल के अंदर जाएगा। या अगर आप मेरे सामने खड़ा हैं तो हमसे टकरा के आपके आँखों पर पड़ेगा। लेकिन मेरे ऊपर प्रकाश कहाँ से आया? सवाल ये उठता है कि हमारे ऊपर प्रकाश कहाँ से आया? तो बाहर से आया सर। अब बाहर में प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से आया सर। सूर्य में कहाँ से आया? तो सूर्य का तो खुद का प्रकाश है। बस हो गया, आपको जवाब मिल गया। वैसा वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है। जैसे कि रात में अगर कुर्सी खोजना है तो कैसे देखेंगे? आप एक टॉर्च लाइए या कुर्सी पे जलाइए तो कुर्सी से प्रकाश निकलेगा। लेकिन कुर्सी पे प्रकाश कैसे आया? टॉर्च से। और टॉर्च में प्रकाश कैसे आया? तो टॉर्च का तो खुद का प्रकाश है। ये मत बोलना बैटरी से, हाँ बैटरी से यार, लेकिन उसमें तो खुद का प्रकाश है ना। बैटरी में लाइट नहीं होता, बैटरी में केमिकल रिएक्शन हुआ और सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ।
जैसे कि रात में आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल को ऑन करते हैं तो आप बाकी चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि मोबाइल से लाइट निकलता है या मोबाइल से प्रकाश निकलता है तो बाकी वस्तुओं पे प्रकाश जाती है और फिर हमारे आंखों पे आती है। तो बाकी वस्तुओं को तो हम प्रकाश स्रोत नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ मोबाइल है, जहाँ से लाइट निकल रहा है उसको तो बोलेंगे प्रकाश स्रोत है। अगर मोबाइल से लाइट निकल रहा है तो प्रकाश स्रोत क्या होता है हम बता दिए, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है, या वैसी वस्तुएं जिससे खुद प्रकाश निकलती है, या वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश निकालता है, या वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश निकालता है। कुछ भी बोलो नहीं यार, एक डेफिनेशन पकड़ लेते हैं। वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, इसे ही हम आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ इसे कहा जाता है सेल्फ ल्यूमिनस। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो तो देख लेना। वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छी बात है, इसे ही सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही बोलो, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ मतलब अगर आपसे कभी ये कोई पूछ दे कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं तो भी आप यही जवाब दीजिएगा कि वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है। हाँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक होता है अदीप्त, उसको भी देख लो। अदीप्त पदार्थ वो भी देख लीजिए। अदीप्त पदार्थ इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है तो उसका उल्टा, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश नहीं निकलती है, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश नहीं निकलती है, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश नहीं निकलती उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सूर्य है और इधर मान लो चंद्रमा है, तो सूर्य तो हो गया आत्मदीप्त और चंद्रमा हो गया अदीप्त। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो हम कैसे देखते हैं रात में? चंद्रमा के पास प्रकाश जो जाता है वह किसके पास है? सूर्य से। सूर्य से जो भी प्रकाश है वो रात में चंद्रमा के पास जाता है और चंद्रमा से टकरा के फिर कहाँ आता है? पृथ्वी पे। तब हम पृथ्वीवासी चंद्रमा को देख पाते हैं। यानी चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। अगर चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है इसका मतलब चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु। और सूर्य क्या है? दीप्त वस्तु। टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में अपना प्रकाश होता है, इसलिए दीप्त वस्तु। बिजली बल्ब की बात करें, अगर वह जल रहा है तो दीप्त वस्तु। सूर्य की बात करें, दीप्त वस्तु। तारों की बात करें, दीप्त वस्तु। लालटेन की बात करें, दीप्त वस्तु। दीपक है, दिया है, ये सभी चीज़ें क्या है? दीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे एक इंसान की बात करें, हम हैं, आदमी हैं, तो हम क्या दीप्त हैं या अदीप्त है? तो जाहिर सी बात है, मेरे अंदर से प्रकाश तो नहीं निकल रहा है, स्वयं तो नहीं निकल रहा है, कहीं से आ रहा होगा, यानी हम अदीप्त है। इस मार्कर की बात करो, अदीप्त है। ईंट है, पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है, ये सभी अदीप्त पदार्थ है। तो दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु तो हम बता दिए। दीप्त वस्तु फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिससे स्वतः प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जो दीप्त है वही प्रकाश स्रोत का डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि आत्मदीप्त हो गया और अदीप्त भी हो गया। ये प्रकाश हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, प्रकाश स्रोत भी हो गया। प्रकाश स्रोत दो तरह के होता है। दो तरह के मतलब, एक तो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक को हम लोग कह सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और इधर हम लोग कह सकते हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे तो लिख दिए हैं, इंग्लिश यहाँ पे लिखल भी है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसमें क्या बताना? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब कह सकते हैं कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। आई रिपीट दिस सेंटेंस, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं सूरज, तारे, जुगनू,
जिनसे स्वतः प्रकाश निकलता है और जो भगवान की देन है। नहीं, भगवान बोलेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, तो ठीक है, प्रकृति का देन है, नेचर का देन है। उसको ना तो हम बनाए हैं और ना ही आप बनाए, ना हमने निर्माण किया ना ही आपने निर्माण किया। एक वैसा प्रकाश स्रोत जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है। नहीं, कहाँ थे हम, भटक गए यार, थोड़ा सा किसी का फ़ोन आ गया था। हाँ, बोल रहे थे कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया गया हो या प्रकृतिक द्वारा दिया गया हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, तारे हैं, जुगनू हैं इत्यादि जो भी मिले। अब आता है मानव निर्मित। जैसे बल्ब की बात करें तो बल्ब प्रकृति से तो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है कि किसी पेड़ में फरता है हम जाके तोड़ लिए, या ऊपर से बारिश हुआ हम कैच कर लिए। नहीं, अरे मानव के द्वारा बनाया गया है। लालटेन मानव के द्वारा बनाया गया, ढिबरी मानव के द्वारा बनाया गया। अब ढिबरी तो आप लोग सुन के मजाक उड़ाइएगा। दीपक, दिया, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। जो हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं मानव के द्वारा बनाया गया है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन बोल देना, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा तैयार किया गया, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा तैयार किया गया। देखिए 2-3 बार इसलिए रिपीट करते हैं जिसमें आप लिख सकें, क्योंकि ऐसे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। हम भी पढ़े हैं यूट्यूब पर, हम भी पढ़ाई किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं। हमको भी खैर क्या पढ़ाई किए वो तो छोड़ो, आपके सामने नहीं बोलेंगे। हम भी हायर क्लास या फिर कहो कि हायर एजुकेशन के लिए हम भी लिए हैं। इस तरह से जो पढ़ाने का मज़ा होता है या पढ़ने का वो बात अलग होता है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। अब हम बोर्ड पे आएँ, पीपीटी बना के लाएँ, हाँ ऐसे 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 बोल दिए, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। ऑफलाइन वाली मज़ा नहीं आता है, ऑफलाइन वाला जो होता है वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इसीलिए हम सोचते हैं कि बोल दें वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा तैयार किया गया। वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा तैयार किया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च है, बिजली बल्ब है, दीपक है इत्यादि है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया, और प्रकाश स्रोत क्या है ये अवलोकन हो गया। मतलब सभी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे भी इंट्रोडक्शन का क्लास है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेगा। अब आते हैं प्रकाशीय माध्यम पे। ये प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है? देखो, प्रकाशीय माध्यम अगर कहा जाए तो एक तरह का पदार्थ कह सकते हैं। प्रकाशीय माध्यम पदार्थ आप कह सकते हैं, वैसा पदार्थ प्रकाशीय माध्यम पदार्थ ही कहा जाएगा। वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश हमारे आँखों तक आती है। जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश जा रहा है मोबाइल में, लेकिन बीच में कुछ तो होगा ना, क्या होगा? हवा। तो हवा पदार्थ है, आप ये नहीं कह सकते कि हवा पदार्थ नहीं है। जैसे मान लो बीच में अगर गिलास को रख दिए तो भी देखते हैं प्रकाश गिलास से होकर पार कर जाएगा। अगर पानी रख दिए, बहुत साफ़ सुथरा पानी, जैसे कभी कभी देखेंगे झील में, आप अगर कहीं झील गए होंगे तो, या जो एकदम शांत नदी है, एकदम शांत नदी, एकदम शांत नदी, एकदम पानी बह नहीं रहा है, बारिश हुआ पानी रुक गया, एकदम शांत है, महीनों से वह पानी शांत है। अगर शांत है, एकदम धीरे धीरे बह भी रहा है तो एहसास नहीं हो रहा है। वहाँ पर देखोगे ना कि उसके अंदर का बालू आपको दिखाई देगा, नदी के अंदर का बालू तक दिखाई देगा। अगर बहुत शांत नदी है, पूरा एकदम फ्रेश वाटर है वहाँ पर, तो बालू के अंदर एक सिक्का भी अगर गिरेगा ना तो आपको पता चलेगा कि सिक्का गिरा हुआ। उस नदी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा गंदा उंदा मिट्टी उट्टी फैला देते हैं लोग, उसकी बात हम नहीं कर रहे। बहुत शांत नदी। अब तो हालांकि वैसा नदी देखने को बहुत कम मिलता है। हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे, छोटे थे मतलब हम 5वां-6वां में पढ़ते थे, तो नदी में जाते थे नहाने के लिए। इतना फ्रेश वाटर रहता था कि मतलब अगर किसी का एक सिक्का भी गिर गया तो दूर से ही पता चल जाता था कि उस नदी के अंदर सिक्का है। खैर आपको मजाक लग रहा होगा या लग रहा होगा झूठ बोल रहा है इंसान, अब जो मेरे एज के होंगे उनको मालूम होगा। अब तो ऐसा नदी ही नहीं मिलता है गांव घर में, या फिर कहीं साइड में नदी वैसा है तो उसको पता होगा कि नदी कैसा होता है। तो आप देखते हैं कि पानी के अंदर है फिर भी हम उस वस्तु को देख लेते हैं, यानी कि वहाँ पर पानी से होते हुए प्रकाश अंदर जा रहा है।
प्रकाश अंदर जा रहा है, सिक्का से टकरा रहा है और सिक्का से टकराने के बाद हमारे आंखों तक आ रहा है, तभी तो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। यानी कि पानी में प्रकाश चल जाता है, शीशा में चल जाता है, इन सब चीज़ों में प्रकाश चला जाता है। हवा की बात करें तो हवा से भी प्रकाश गमन करता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन कर जाता है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन करती है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन करती है, गमन मतलब जाना, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन करती है। देखो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन करती है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखो प्रकाशीय माध्यम को दो आधार पे बांटा गया है। एक तो है उनके प्रकृति के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, इसको आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके प्रकृति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पे दो तरह के, एक हो गया समांगी माध्यम और एक हो गया विसमांगी। समांगी माध्यम को इंग्लिश में बोलेंगे होमोजीनियस और विसमांगी को बोलेंगे हेट्रोजीनियस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लें हम ही। सही, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। इसके आगे लगा दीजिएगा ऑप्टिकल मीडियम, हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। तो नेचर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इसके आधार पे या प्रकृति के आधार पे दो तरह के हो गया प्रकाशीय माध्यम। एक हो गया समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। जैसे पानी की बात करें तो पानी हर जगह एक समान रहता है। आप एक बाल्टी में पानी को भरोगे तो पानी कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता, पानी एक जैसा होता है, पानी का लेयर एकदम एक जैसा, ऐसा नहीं है कि ऊपर पानी है बीच में कहीं खाली है। तो पानी हर जगह एक समान रूप से रहता है। समांगी, समान प्लस अंगी, तो समांगी हो गया। यानी समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसा होता है। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसा होता है। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक जैसा होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं पानी, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं शीशा। हवा नहीं बोलिएगा, और भी हो सकता है जो एक जैसा रहे। अगर हवा की बात करें तो हवा समांगी नहीं होगा, हवा विसमांगी होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह हवा एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर हवा का डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, बाहर में हवा की डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हर जगह हवा की डेंसिटी अलग अलग है, कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कहीं पे CO2 ज़्यादा होगा, कहीं पे नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होगा। तो एक समान रूप से हवा नहीं फैला हुआ है। तो विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं? वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण या बनावट, वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, उससे विसमांगी माध्यम कहते हैं। तो समांगी माध्यम हो गया, विसमांगी माध्यम हो गया। जैसे में हवा, ये विसमांगी का उदाहरण है। तो प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम दो तरह के हैं, ये दोनों हम लोग पढ़ लें। अब जरा आते हैं पारगम्यता के आधार पे, पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता के आधार पे इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। ये तीन तरह के हो गया। एक हो गया इसके आधार पे पारदर्शी, अपारदर्शी, और एक हो गया अर्धपारदर्शी। पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक, और अर्धपारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट।
इंग्लिश में भी इसलिए बोल देते हैं जब इंग्लिश से एकदम अनजान आप न रहे, सिर्फ हिंदी पढ़ते जाइए और इंग्लिश एकदम नहीं पता चले, कम से कम टर्म तो पता दो। ट्रांसपेरेंट नाम से ही पता चल रहा है, पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो सिंपल जवाब दीजिएगा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है। ये ध्यान देना, पारगम्यता के आधार पे, मतलब प्रकाश के गमन के आधार पे है। प्रकाश के गमन के आधार पे 3 तरह के। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा, पानी, हवा। शीशा अभी ने कहा ना, बहुत मोटा शीशा। शीशा नॉर्मली शीशा पतला होना चाहिए, पूरा फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। चलो शीशा, ये नहीं कह रहे शीशा पारदर्शी ही है, हम कह रहे हैं कि वैसा शीशा जिससे प्रकाश पूरी पार हो जाता है। यहाँ पे शीशा को पकड़ के एकदम नहीं बैठ जाना। पानी बोल दिए तो पता चला कि गंदा पानी, कहने का मतलब है वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाती है। वैसा वस्तु, जिस भी वस्तु से प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाते हैं, वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वो कोई भी वस्तु हो सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी उल्टा हो गया, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार नहीं होती है, जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सभी चीज़ें वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं होती है, या वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो पाता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, कुर्सी। अर्धपारदर्शी में कह सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ये जो लिखते हैं सिर्फ समझने के लिए, इन्हें कि इसी को पकड़ के बैठ जाओ कि यही दुगो होगा। अपने से भी समझना है कि वैसा वस्तु, अगर कोई भी उदाहरण आपको दे दे तो समझो कि उससे जब प्रकाश को गुजारेंगे तो पूरी पार हो जाएगा। अगर पूरी पार हो जाएगा तो हो गया ट्रांसपेरेंट। क्या पूरी नहीं पार होगा? थोड़ा बहुत पार होगा। अगर थोड़ा बहुत पार होगा तो अर्धपारदर्शी। मतलब अर्धपारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार होता है। वैसा वस्तु या वैसा प्रकाश जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार होता है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ ही अंश पार होता है, उसे अर्धपारदर्शी कहते हैं। और जिससे पूरी पार हो जाता है, पारदर्शी। जिससे नहीं पार होता है, अपारदर्शी। जैसे तेल लगा हुआ कागज अर्धपारदर्शी का उदाहरण था। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब लास्ट टॉपिक आज का, किरण। तो एक लाइन में लिख लीजिए, प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को किरण कहते हैं। या प्रकाश के गमन करने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन करने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जैसे ऐसे, इसको किरण से डिनोट किया जाता है। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे किरण कहते हैं। लेकिन अगर ढेर सारा किरण चले, ढेर सारे किरणों का समूह हो जाए, किरण और पूंज, पूंज माने होता है ढेर, से कहते हैं नेवारी के पूंज, यानी ढेर सारा आटी रहता है, तो किरण पूंज, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। पूंज माने ढेर होता है। तो यहाँ पे किसका ढेर है? किरण के, यानी ढेर सारे किरणों के समूह को। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अगर ढेर सारा किरण बढ़ रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे किरण पुंज। ये एक तरह का किरण पुंज होगी। ये भी तो हो सकता है कि इन्हें से आ रहा है ऐसे, इन्हें से आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, सब एक बिंदु पे आके मिल गया। तो ये भी तो बहुत सारा किरण आ रहा है, इसको भी बोलेंगे किरण पुंज। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से निकल कर आगे भाग गया, यहाँ से निकल कर आगे भाग गया, ये आगे भाग गया, ये भी आगे भाग गया, ये इन्हें भाग गया। तो आप देख रहे हैं कि 3 तरह से दिखाई दी। एगो तो ये जिसमें सभी किरणें समानांतर है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। इंग्लिश में बोला जाएगा पैरेलल, हिंदी तो लिखल है पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया संश्रित, इसको बोलेंगे संश्रित किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज। इंग्लिश में बोला जाता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसको बोला जाता है अपसृत किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट
बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज क्या होता है, पहले उसको जरा लिख लें। किरण पुंज क्या होता है, ढेर सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा संश्रित किरण पुंज और तीसरा अपसरित किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वैसा किरण पुंज या वैसी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समानांतर रूप से गमन करती है। समानांतर, समानांतर। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समानांतर रूप से गमन करती। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समानांतर रूप से गमन करती हैं। नहीं लिखे तो फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, ये तो सब में बोलना, यहाँ वहाँ वहाँ सब में। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समानांतर रूप से गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जरा आ जाते हैं संश्रित पर। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अनेक बिंदुओं से होते हुए एक बिंदु पर आकर मिलती है। वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अनेक बिंदुओं से आती हुई एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे संश्रित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे जाकर फैल जाती हैं, आगे जाकर फैल जाती है, उसे अपसरित किरण पुंज कहते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन का क्लास था, लेकिन बहुत लंबा चल गया, टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं, कोई बात नहीं। कल से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन। तो आज इतना ही देखिए। और हाँ, सेम टाइम पर डे आपको क्लास मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप क्लास का टाइमिंग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप पर डे इसको देखना कई बजे चाहते हैं। जैसे देखिए, जब प्रीमियर होता है अगर तब देखते हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाद में आपके पास इतना सारा क्लास हो जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या देखें क्या नहीं देखें। जैसे ही क्लास अपलोड कर देते हैं, देख लीजिए, आप टेंशन फ्री हो जाएगा, दोबारा आपको टेंशन नहीं रहेगा। फिर समझ में नहीं आएगा कि कई बजे अपलोड हुआ था, ये देखें कि नहीं देखें। तो आप क्लास का टाइम कई बजे चाहते हैं, हम प्रीमियर कई बजे करते हैं, शाम को 8 बजे या फिर दोपहर में, क्या करवाना चाहते हैं आप हमको कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। फिलहाल आज तो ये जय बजे भी मिले, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आप कई बजे चाहते हैं इस क्लास को। पर डे दोपहर में 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, सुबह में 6 बजे, 10 बजे, एक टाइम बता दीजिएगा कि सुबह में, शाम में या दोपहर में क्या चाहते हैं, सुबह, शाम या दोपहर। और ऐसे आपके पास देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 गो ऑप्शन है, आप क्या चाहते हैं वो थोड़ा सा आप अपने से सोच लीजिए। एक टाइम मेरे पास है जो आपके लिए हो सकता है सही रहे, सुबह सुबह उठते के साथ अगर कोई कहीं नहीं जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप चाहें तो सुबह में 6 बजे 6 AM, या तो चाहें तो 6 PM 2 टाइम, नहीं तो फिर 12 PM। अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो 2 PM, ये नहीं चाहते हैं तो 8 PM। ये 5 टाइम है, 5 में से कोई भी टाइम चुन लीजिए, जिसका ज़्यादा होगा उसी हिसाब से हम पर डे वीडियो को अपलोड कर देंगे उस टाइम में। तो कैसा वीडियो लगा, क्लास आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा या हम भी थोड़ा बेहतर कर पाएँ। अगर अच्छा नहीं पढ़ाए हो, नहीं समझ में आया हो, तो अगले क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे। आज इतना देर तक आप क्लास को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा या शेयर कर देना 1-2 लोगों को, जिसको नहीं मालूम है उसको शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।